अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं धीराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक दिलचस्प टॉपिक है, आपको मालूम है मैं कोशिश करता हूं आजकल के एक आधी हफ्ते में वीडियो, एक दो ऐसी वीडियोस किया करूं जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, सोचने पर मजबूर करें, आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं उस वीडियो में। ज़रा ऐसा एनालिसिस हो जो आमतौर पर अब सहाफ़त क्योंकि फौत हो चुकी है तो वो नहीं कर सकते, मौके से फ़ायदा उठा के उस पर चौका मार के ऐसा एनालिसिस कर दिया। तो आज मैंने सोचा कि जनाबे वाला हम एक अदद एनालिसिस करें कि जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन से दे आर नो लॉन्गर सेक्रेड, जो होली काउज थी वो कैसे ज़बा हो रही हैं। बड़ी दिलचस्प मेरी इस पे जनाब एक थीसिस मैंने डेवलप किया है, दोनों साइडों का व्यू लेकर और बेसिक व्यू लेके दोनों साइडों का, जो आपको समझ आए जो मुझे समझ आए, उसके ऊपर मैंने एक थीसिस डेवलप किया है। 4 इदारे मैंने इसमें उठाए हैं जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि बेडरॉक होते हैं किसी भी स्टेट की लिजिटिमेसी का। मेरे नोट्स मेरे पास हैं, यहाँ से आपको बताऊंगा ताकि गलती की गुंजाइश भी नहीं रहे। सबसे पहला इदारा है मिलिट्री, दूसरे नंबर पे बात करेंगे जुडिशरी की, तीसरे नंबर पे बात करेंगे मीडिया की, चौथे नंबर पे बात करेंगे पार्लियामेंट की। ये सारे एक ज़माने में सेक्रेड इदारे समझाते थे। ये सब इदारे कहते थे ये अबव पब्लिक स्क्रूटनी है, ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम से, आइडियोलॉजिकल डिवीजन से ऊपर है। पार्लियामान तो पूरे पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, मीडिया तो वॉच डॉग है, जुडिशरी का काम इंसाफ देना है, मिलिट्री हमारी सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन ये सारे इदारे अब इस वक्त मुकद्दस नहीं रहे। एतमाद का बहरान है इस टाइम पे, क्योंकि अवाम आगे निकल चुकी है। इदारे 1980 में बैठे हुए हैं, वही प्ले बुकें हाथ में उठा के। इवन मीडिया, जो कि मेरा अपना इदारा है जिसमें मैंने अपनी जवानी गाल दी है और जूते ही खाए हैं एंड में। जनाबे वाला फौज, अब क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ये फौज हमारी कौमी मुहाफिज नहीं है, वो सियासी इंजीनियरिंग करते हैं आर्मी वाले। DGISPR बार बार कहते हैं जी फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कोई ये बात मानता नहीं है। देयर इज़ टू मच एविडेंस ऑन बोर्ड के ये ना माने। 2018 के इंतखाबात में ये तासुर फैलना शुरू हुआ, 2024 के इंतखाबात ने इस तासुर को सीमेंट कर दिया है। 9 मई के बाद या 9 मई पे जो अवामी सतह पे शदीद रद्द अमल, जो कि आप आज तक देख रहे हैं, नौजवान नस्ल खुलेआम तनकीद करती है। इतनी ज़्यादा तनकीद जो आपसे पहले सोच, मैं बच्चा होता था मैंने कभी देखा नहीं था ऐसी तनकीद, लोग सलूटे मारते थे। कल वो सुराब बरकत ने एक बच्ची का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी ये क्या, उन्होंने कहा जी दहशतगर्द हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर इस टाइम पे एक बयानिया है जो सबसे ज़्यादा जोर पकड़ चुका है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अगर उर्दू में करूं तो GHQ मुखालिफ बयानिया, ये चल रहा है। अच्छा, अब हम बात करें कुछ दूसरी साइड की, तो फौज ने जी देखें कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, जी फैसला कुन किरदार अदा किया है। सवात में देखें जी, वज़ीरिस्तान में ये सारी दहशतगर्दी की कमर हमने तोड़ दी, अवाम ने खुल के की, हमारी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा है। रियासत के इस्तेहकाम के लिए फ़ौज ना गुरेज है जी, ये कौमी फ़ौज है, खारजा पॉलिसी का सतून है। महदूद ये कहते हैं जी, ये एक मुट्ठी भर चंद लोग, महदूद तबके की तनकीद है। ये अवामी राय नहीं इसको कहा जा सकता, इसको समझा जा सकता। माजी में हर हुकूमत ने फ़ौज से मदद ली है, जो भी हुकूमत आती है फ़ौज तो उसकी मदद करती है। ये नॉर्मली बयान मिलता है दूसरी साइड से जब बात की जाए जनाबे वाला कि ये हो रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या समझ आता है, मुझे इसमें समझ आता है, ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद जनाबे वाला फ़ौज को दोबारा से सेक्रेड काउ बनना फ़िलहाल तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। इतनी जल्दी बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, नुकसान ज़्यादा हो चुका है। फ़ौज को करना क्या पड़ेगा, रियासत में गैर से सियासी किरदार तक महदूद, फ़ौरन से पहले यानी कि बंकरों में वापस जाना पड़ेगा। कौमी एतमाद की बहाली तब होगी जब आप जमहूरी असूलों की पासदारी करेंगे। सियासी बयानियाँ जो है, जो कि आप चला रहे हैं, उससे आप अपने आप को आपको मुकम्मल अलग करने की ज़रूरत है। शफाफ और गैर जानिबदार अस्करी पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कि अवामी एतमाद बहाल होगा। मैं सबकी मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा मिसालों की ज़रूरत नहीं है। और फ़ौज को एंड में सिविलियन इदारों की बालादस्ती तस्लीम करनी पड़ेगी। अब इसमें से बहुत सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ मुझे खुद भी पता है ये नहीं होनी, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंटली देखने में ये नज़र आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब हम दूसरे इदारे की तरफ। दूसरा इदारा है जुडिशरी। अब जुडिशरी के फैसले मुतज़ाद हैं, सियासी इदारा है, आपको पता है कंट्रोल्ड फैसले आ रही। एक ही केस में एक बेंच, पहला बेंच कहता है ये हो गया, दूसरा बेंच कहता है नहीं ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, पीछे से 5 मिनट आता है कहता है ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बल्कि ये हो गया। ठीक है, जजेस की तकसीम आपको नज़र आ रहा है, जजेस खुद इंसाफ के मुतलशी नज़र आ रही हैं। हर फैसला, ईच एंड एवरी फैसला फॉर द पास्ट 2 ईयर्स
मेरी अंग्रेजी चेक किया आपने? अच्छा, हर फैसला जनाबे वाला पहले से पता होता है। अब तो पहले जर्नलिस्टों को पता था, अब आवाम को भी पता होता है, हर फैसला पहले से पता होता है। कोई आवाम का कोई एक बंदा अदलिया को गैर जानिबदार, आप सोशल मीडिया में तनकीद, सिर्फ पीटीआई वाले तनकीद नहीं करते, आम लोग तनकीद करते हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, कम नहीं करते। अब जनाबे वाला अदलिया वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी तारीखी फैसले किए जनाब, आप देखें पनामा का फैसला, इफ्तिखार चौधरी ने कैसे अब कितने बड़े बड़े भुट्टो का फैसला कर दिया, ठीक है, आइनी मामलात में अदालत ने रियासत को कितनी दफ़ा बजाया। फिर वो कहते हैं जी जजेस देखें इंसान होते हैं, गलती हो जाती है उनसे, हैं जी, नीयत पे शक नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कानून के मुताबिक फ़ैसले अगर अवाम के जज्बात से अक्सर मुख्तलिफ होते हैं, कानून जज्बात तो नहीं देखता, बड़ी अच्छी बात है कानून। फिर कहते हैं हर जज का बयानिया एक जैसे नहीं होता। भाई कानून तो एक ही जैसा है ना, जज का बयानिया क्या होता है? कानून तो एक ही जैसा है। अब इस पर मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है? मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाईजान अदालत को खुद इसमें अपनी मदद करनी पड़ेगी। इसमें या अफरीदी साहब जैसे बुज़दिल जज जो हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगे। जजेस को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने आप को सियासी और किसी भी अनड्यू नज़र आने वाले प्रेशर से आज़ाद करना होगा। मुतज़ाद फैसलों के लिए दाखिली एहतसाब का खुदकार, ये जो बेवकूफ़ किस्म के फैसले जजेस दे के फिर भी जज रहते हैं, इनसे जान छुड़ानी होगी। सरगोदा वाले जज ने या लाहौर वाले जज ने जो फैसला दिया, तकर्री और बेंच की तश्कील का तरीकाकार एक बार फिर दोबारा इस टाइम में हर सियासी जमात के लिए एक जैसा अदालती मेयार अपनाना होगा। सिर्फ तहरीक इंसाफ को अलहदा से इंसाफ, स्पेशल इंसाफ जो अमीनुद्दीन साहब का वो नहीं देना, ठीक है, तभी आपका वकार हो जाएगा। अब आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर। मीडिया इस टाइम पे जनाबे वाला इमरान खान का नाम नहीं मीडिया चला सकता, तस्वीर नहीं दिखा सकता। मीडिया आज़ाद नहीं है, सरकारी बयानी का एक हिस्सा बन चुका है और इस बात से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मीडिया सरकारी इदारे का हिस्सा बन चुका है। पीटीआई की कवरेज नहीं हो सकती, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, इमरान खान का नाम नहीं चला सकता। मीडिया में आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मीडिया में गिद्धों का राज है और गधों का राज है। वो ऐसे गधे हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसको काटते चले जा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। सियासी आका भी हैं इनके, अस्करी आका भी हैं इनके, नज़र ना आने वाला आका है, लिफाफे वाले आका भी हैं, हर किस्म के आका हैं। और इसमें, ठीक है, इसमें मालिकान भी माजरत के साथ शामिल है। सोशल मीडिया ने इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया और ये आपको क्लियर नज़र आता है। मखसूस लाइन आपको टॉक शोज़ में नज़र आती है, न्यूज़ में चली जाती है, आपको टिक्कर भी एक जैसे नज़र आता है, फुटेजेस भी एक जैसे, उसके ऊपर लाल दायरा भी एक जैसा। अब मीडिया पर दबाव ठीक हो गया, लेकिन अब इसमें दूसरी तरफ क्या है जी, दबाव तो है देखें, लेकिन कुछ लिमिटेड हम कुछ बोल रहे हैं, अभी बोलने का वक्त नहीं, हम थोड़ी देर बाद बोलेंगे। टीवी चैनल्स पर रियासती दबाव है जी, आलमी सतह पर भी होता है जी। खबर की तस्दीक जी, हर बात तो नशर नहीं कर सकते ना, इल्ज़ामात होते हैं। आज़ादी का मतलब लामहदूद तो नहीं है। सेठ मालकान भी सियासी मफाद में, हम क्या करें? अब मसला क्या है, हल कैसे होगा ये कि मीडिया को एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत चाहिए होगी। एक तो पार्लियामान से वो लेनी पड़ेगी। सेंसरशिप और दबाव का खात्मा ज़रूरी करना पड़ेगा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी हमायत चाहिए होगी। जजेस को भी सोचना पड़ेगा। ये पीका पोका टोका के टोके चलते रहेंगे तो मीडिया तो नहीं चलेगा। नाजरीन के एतमाद की बहाली के लिए सच पर मबनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये मुश्किल काम है। व्हाट्सएप रिपोर्टिंग छोड़नी पड़ेगी। मीडिया वॉच डॉग होता है, लैप डॉग नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया लैप डॉग बन चुका है। आखिर में आते हैं पार्लियामान रबर स्टैंप है ये। इसमें मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। पार्लियामान है ही नहीं। फैसले पार्लियामान के बाहर होते हैं, ठीक है। पार्लियामान के अंदर से MNAs अगवा हो रहे हैं। 2024 के इलेक्शन से ये जनाजा पार्लियामेंट है, फॉर्म 47 का पार्लियामेंट है, ठीक है। अवाम आपको अपना नुमाइंदा नहीं समझती, माजरत के साथ जितने भी। अब कहा क्या जाता है इसके मुखालिफ कि जी देखिए सारी जमातें होती हैं, तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर देती है, कानून साजी के अमल की हिमायत नहीं करती जी, जमहूरियत वक्त मांगती है, टाइम लगता है, आइडियल जमहूरियत नहीं है जी, जैसी भी जमहूरियत है इसको कबूल करें जी, इस्लाहात हो सकती हैं, इस पर इख्तलाफ है ही नहीं, हमारे साथ बैठता ही नहीं है, ये पार्लियामान वाहिद फोरम है वो तब्दील ला सकता है। प्रॉब्लम इसके ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पार्लियामेंट नहीं है। आप अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं चला सकते। स्पीकर यहाँ पर मांगेगी सीट पर बैठा है, यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस मांगेगी सीट पर बैठा हुआ है। हकीकी मैंडेट से जब तक बंदे नहीं आएंगे वो कैसे अवाम की बात करेंगे, वो कैसे चलाएंगे अवाम की बात, ठीक है। अपोजिशन की मौजूदगी ज़रूरी है, सारी बातें ज़रूरी है जी। कानून साजी अवाम के हक़ में होनी चाहिए, आप अपने हक़ लिए कानून करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि जी पाकिस्तान के जो ये मुक़द्दस गायें हैं चार, ये सवालात की जद में है। अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा है, किसी एक को ज़्यादा एक को कम नहीं, सारे के सारे मुजरिमों को कटहरे में अवाम ने लाकर खड़े कर दिए हैं। हमारी जो नई नस्ल है जो आगे बड़ी हो रही है
उनका एतमाद जीतना इन सारे इदारों के लिए बड़ा ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये उतना आगे सोच रहे हैं, ये उतनी आगे कोशिश भी कर रहे हैं। हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में अपनी असल की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी कामयाब होंगे। मीडिया को सोशल मीडिया खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। मैं आपको गारंटी से लिख के रख ले, मीडिया नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये पार्लियामान इतना इररेलेवेंट हो जाएगा, इतना इररेलेवेंट हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी इसमें कि जनाबे वाला ये चल रहा होगा। मिसाल के तौर पे मिलिट्री आज एक्यूजेशन क्या है जी, इलेक्शन इंजीनियरिंग इलेक्शंस करने, इलेक्शन इंजीनियरिंग, इन्फ्लुएंसिंग जुडिशल डिसीजन, हाइब्रिड रिजीम चला रही है, मीडिया को सेंसर कर रही है, वेपनाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी फॉर पॉलिटिकल एंड्स। अच्छा जनाबे वाला जुडिशरी के ऊपर डिफरेंट बेंचेस, डिफरेंट जस्टिस, प्रीएम्प्टिव बेल किसी को देती है, किसी को जेल में डालती है। नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पे अंगूठे, ठीक है। मीडिया प्रोपेगेंडा इस टाइम पे चल रहा है, जर्नलिज्म हो नहीं सा, सेल्फ सेंसिटिव डर के मारे इंडिपेंडेंट आवाज़ें, काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, हम लोगों जैसे लोगों को निकाला गया। रेटिंग चाहिए जनाबे वाला, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, शिट क्रेडिबिलिटी, ठीक है। पार्लियामेंट बाईपास बाय ऑर्डिनेंसेस, जरदारी उधर बैठा हुआ है, ठक ठक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा के साइन करके दे ही जा रहा है। इलीट कार्टल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तम्बाकू माफिया, चीनी माफिया, गन्ना माफिया, हर किस्म का सीमेंट माफिया। पॉलिटिकल ड्रामा चलता है, पॉलिटिकल डिबेट तो होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो भाईजान ट्रस्ट डेफिसिट के क्राइसिस में है। रिस्टोर इसको करने के लिए एक बड़ा ग्रैंड रीसेट चाहिए। वो ऐसा चाहिए जहाँ पर हर इदारा अपनी आईनी हदूद में वापस जाए। क्या ये सारे इदारे ये करने के लिए तैयार हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। फिर उसके बाद जनाबे वाला ग्लोबल मॉडल कौन सा इस बात पे फिट होता है? ये एक मॉडल है जो सैमुअल पी हंटिंगटन साहब ने बनाया था। इसका नाम है पॉलिटिकल डिके मॉडल। ये मॉडल कहता है कि स्टेट्स उस वक्त फेल नहीं करती जब के इदारे कमज़ोर हो। स्टेट उस टाइम फेल होती है जब इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ लैग्स बिहाइंड सोशल मोबिलाइजेशन। आज हमारे इदारों की ग्रोथ और सोशल मोबिलाइजेशन आप देख लें, आपको अपने हकूक़ का जिस तरीके से पता है, पहले कभी भी नहीं पता था। आज इंस्टीट्यूशंस आउटडेट हो जाते हैं, रिएक्टिव और कैप्चर्ड हो जाते हैं, लीडिंग टू कोलैप्स। ये हंटिंगटन का मॉडल है, पॉलिटिकल डिके मॉडल। इंस्टीट्यूशंस बिकम आउटडेटेड, रिएक्टिव एंड कैप्चर्ड, लीडिंग टू कोलैप्स। पाकिस्तान को इस पर अप्लाई कर लेते हैं जनाब। एजुकेटेड यूथ है, वो सारे इंस्टीट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, वो सवाल करते हैं। काकड़ से सवालात याद हैं, DGISPR से सवालात याद हैं आपको। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? वो रिफॉर्म नहीं करते, वो रिटेलिएट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद लेजिटिमेसी आपके पास थी नहीं, कंट्रोल भी आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आप लम्बा पै के गहरी गहरी सांसें लेते रहे कि हम पे बड़ा जुल्म हो गया, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और ये सारे चारों इदारों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आप भी ज़रा ये पॉलिटिकल डिके मॉडल पढ़िएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी लग रही है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।